Hello guys, welcome to our YouTube channel Goodwill GS and English Gyan Ganga, and we are here to learn एनालिसिस ऑफ सेंटेंसेस पार्ट 5। आज हमारी जो है एनालिसिस ऑफ सेंटेंसेस की जो ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेट करता है उसकी 5वीं क्लास है, और इस 5वीं क्लास में हम मोर अबाउट एडजेक्टिव क्लाउजेस के बारे में पढ़ेंगे। एडजेक्टिव क्लाउजेस के बारे में और अधिक जानकारी ग्रहण करेंगे यहाँ से कि कैसे हम पहचानेंगे कि सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लाउज का प्रयोग हुआ है कि नहीं। तो इसमें हमारा जो पहला रूल है, यानी जो पहचानने के लिए लिखा हुआ है, मतलब कैसे हम पहचानेंगे, तो क्या लिखा है, एडजेक्टिव क्लाउज इज़ ए सबॉर्डिनेट क्लाउज। एडजेक्टिव क्लाउज एक सबॉर्डिनेट क्लाउज होता है विच इज़ यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन एंड वर्क्स एज एडजेक्टिव। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए किया जाता है और यह एडजेक्टिव का काम करता है। याद रखना है, सिंपल में जो है हम उसे सबॉर्डिनेट क्लाउज में ही यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी कोऑर्डिनेट क्लाउज में भी यूज होता है। तो कोऑर्डिनेट क्लाउज में कहाँ यूज होगा वो हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला जो इसका रूल है, कह रहा है रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब इंट्रोड्यूसेस एन एडजेक्टिव क्लाउज। रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब एडजेक्टिव क्लाउज के बारे में संकेत करता है, इंट्रोड्यूस करता है। यानी हमें किससे पता लगेगा, रिलेटिव प्रोनाउन से और या फिर रिलेटिव एडवर्ब से पता लगता है। तो कैसे, रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है या रिलेटिव एडवर्ब कौन सा है, ठीक है। तो देखते हैं, एग्जाम्पल है, दिस इज़ द हाउस दैट जैक बिल्ट। दिस इज़ द हाउस दैट जैक बिल्ट, यह वही घर है जिसको जैक ने बनाया। तो यहाँ पे दैट से ही आपको पता चल रहा होगा दैट जैक बिल्ट, यही क्या है, सबऑर्डिनेट क्लाउज है। और जैक बिल्ट ने बनाया, किसको बनाया, घर को। तो ये जो है, जो हाउस लिखा है इसी को क्वालिफाई कर रहा है ये, इसलिए ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव क्लाउज कहलाएगा, ठीक है। फिर अगला एग्जांपल है हमारा, ही इज़ द मैन हुम वी ऑल रिस्पेक्ट। ही इज़ द मैन हुम वी ऑल रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे जो हुम शब्द है, हुम, यहाँ से लेकर हुम वी ऑल रिस्पेक्ट, ये जो है सबॉर्डिनेट क्लाउज है। और ही इज़ द मैन, मैन क्या है, मैन को ही क्वालिफाई किया जा रहा है, हुम वी ऑल रिस्पेक्ट। आई बात समझ में। तो ये पूरा एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और किसके लिए, मैन के लिए, ठीक है, मैन के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और ये जो है हुम क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट क्या है, दैट रिलेटिव एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है। रिलेटिव प्रोनाउन भी है लेकिन रिलेटिव एडवर्ब माना जाता है इसको, ठीक है। फिर अगला एग्जाम्पल है हमारा, द टाइम व्हेन द ट्रेन लीव्स इज़ नॉट नोन टू मी। द टाइम व्हेन द ट्रेन लीव्स, यानी समय जब गाड़ी छूटती है मुझे नहीं पता है। तो यहाँ पे व्हेन द ट्रेन लीव्स, ठीक है, यही है सबऑर्डिनेट क्लाउज। और ये किसके बारे में बता रहा है, तो टाइम के बारे में, समय के बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में। तो इसीलिए एडजेक्टिव क्लाउज हो गया। फिर अगला है दूसरा एग्जाम्पल, द रीज़न वाई सी फील्स इज़ ऑब्वियस। द रीज़न वाई सी फील इज़ ऑब्वियस, कारण, मतलब वह कारण कि वह क्यों ऑब्वियस फील करती है, ठीक है, यही कारण है कि वह जो है ऑब्वियस फील करती है। तो यहाँ पे जो वाई से लिखा है, वाई सी फील इज़ ऑब्वियस, तो वाई सी फील यही जो है सबऑर्डिनेट क्लाउज है, ठीक है, रीजन ऑब्वियस है, ठीक। तो इस तरह से ये हो जाएगा। फिर अगला एग्जाम्पल है 5वां, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द विलेज वेयर शी वॉज बॉर्न। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द विलेज वेयर शी वॉज बॉर्न। तो यहाँ पे वेयर से लेकर शी वॉज बॉर्न तक ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लाउज है, और यही एडजेक्टिव क्लाउज है। और ये किसके बारे में बता रहा है, विलेज के बारे में बता रहा है, विलेज के बारे में, ठीक है। तो ये नाउन है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है हमारा, समटाइम्स रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूसेस कोऑर्डिनेट क्लाउज। तो कभी कभी जो है रिलेटिव प्रोनाउन कोऑर्डिनेट क्लाउज को भी इंट्रोड्यूस करता है। अभी हमने बताया कि सबऑर्डिनेट क्लाउज में रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है
जो कि एडजेक्टिव क्लाउज़ को बताने के लिए किया जाता है, लेकिन कभी कभी कोऑर्डिनेट क्लाउज़ में भी यूज़ किया जाता है, कोऑर्डिनेट क्लाउज़ में। तो ही मेट रमन, वह रमन से मिला। हु गेव मी योर मैसेज, जिसने मुझे तुम्हारा संदेश दिया। तो यहाँ पे लिखा है जो हु गेव मी योर मैसेज, ये एडजेक्टिव क्लाउज नहीं है, क्योंकि इसके बारे में नहीं कुछ बता रहा है, बस केवल इस व्यक्ति के बारे में बता रहा है। ठीक है, मतलब इसकी कोई विशेषता नहीं है। जैसे आपने ऊपर वाले सेंटेंस में देखा है, ठीक, जैसे आया कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द विलेज वेयर शी वॉज बॉर्न। तो यहाँ पे जो विलेज है, ठीक है, विलेज, इस स्थान पर इसका जन्म हुआ था। लेकिन यहाँ पे ये जो हु गेव मी योर मैसेज, जिसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया या तुम्हारा संदेश दिया, ठीक है, तो यह रमन की विशेषता नहीं है। ठीक, रमन की विशेषता नहीं है। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा होता कि ही मेट रमन हु इज़ योर फ्रेंड, जो तुम्हारा मित्र है, तो वहाँ पे हम कह सकते थे कि रमन के बारे में ये बता रहा है, विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हु गेव मी योर मैसेज, तुम्हारा संदेश दिया, तो ये जो है विशेषता नहीं बता रहा है रमन का, इसलिए ये कोऑर्डिनेट क्लाउज कहलाएगा। क्योंकि हु गेव मी योर मैसेज ये भी फ्री है, स्वतंत्र है। ठीक है, मतलब यह किसी पर निर्भर नहीं। ही मेट रमन यह भी प्रिंसिपल क्लाउज की तरह काम कर रहा है, हु गेव मी योर मैसेज यह भी प्रिंसिपल क्लाउज की तरह काम कर रहा है। तो इस तरह से ये जो है कोऑर्डिनेट क्लाउज कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा एग्जांपल है इसमें, शी रिलीज्ड द बर्ड व्हिच एडवांस फ्लू अवे। शी रिलीज्ड द बर्ड, उसने पक्षियों को छोड़ दिया, ये प्रिंसिपल क्लाउज है। व्हिच एडवांस फ्लू अवे, ठीक है, व्हिच एडवांस फ्लू अवे, क्या सेंटेंस सही है? एडवांस नहीं, एट वंस होगा, एट वंस गलत टाइप हो गया है। विच एट वंस फ्लू, उसने पक्षी को छोड़ दिया जो तुरंत उड़ गई। तो यहाँ पे ये जो है विच एट वंस फ्लू अवे, यह भी कोऑर्डिनेट क्लाउज है, क्योंकि यह, ठीक है, फ्रीली अपना अर्थ प्रकट कर रहा है। यहाँ पे सी रिलीज द बर्ड, उसने पक्षी को छोड़ दिया और जो एकाएक या अचानक उड़ गई। तो यहाँ पे व्हिच का मतलब एंड इट आ गया, एंड इट यानी जो पक्षी थी उसके बारे में, और यहाँ पे हु के स्थान पर क्या हो जाएगा, एंड ही, एंड ही। आई बात समझ में? तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेट क्लाउज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन जो तीसरा एग्जांपल है, सी इज़ द गर्ल हु ब्रेक द विंडो, ठीक है, ब्रोक द विंडो, सी इज़ द गर्ल, यह वही लड़की है जिसने क्या तोड़ दिया, शीशा तोड़ दिया। तो यहाँ पे हु ब्रोक द विंडो, ये जो है सबऑर्डिनेट क्लाउज है, क्योंकि यह निर्भर कर रहा है, विशेषता बता रहा है गर्ल पर जिसने तोड़ा था। आई बात समझ में? हाँ, ये जो है प्रिंसिपल क्लाउज में प्रयुक्त नाउन गर्ल की विशेषता बता रहा है, हु ब्रोक द विंडो। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा एग्जाम्पल, समटाइम्स द क्लाउजेस, यहाँ पे क्लाउज होगा, समटाइम्स क्लाउजेस, द क्लाउज स्टार्ट विथ बट, कभी कभी क्लाउज जो है बट से शुरू होता है, बट से शुरू होता है। ठीक, तो समटाइम्स द क्लाउजेस स्टार्ट विथ बट आर एडजेक्टिव क्लाउजेस, यानी कभी कभी जो बट से शुरू होने वाले क्लाउज होते हैं वे एडजेक्टिव क्लाउज कहलाते हैं। लेकिन बट हैज सम स्पेशल मीनिंग, लेकिन उनके उस स्थान पर जो बट का प्रयोग होता है उसकी कुछ विशेष मीनिंग होती है, कुछ विशेष अर्थ होता है। तो क्या होता है? ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद डू या डज, डिड, वॉज, वेयर, और उसके बाद क्या लग जाएगा, प्लस नॉट होगा, प्लस नॉट हो जाएगा, यहाँ पे नॉट लिखना भूल गए, नॉट हो जाएगा, मतलब नहीं के सेंस में यूज होता है बट। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस में दो बार जो है नेगेटिव वर्ड का प्रयोग तो नहीं होगा, लेकिन जो बट शब्द आएगा उसका अर्थ यही रहेगा। अभी आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल है, देयर इज़ नॉट ए मैन बट शेड टीयर्स एट हिज डेथ, मतलब किसी की मृत्यु पर लोग इकट्ठा हुए थे और वहाँ पर ऐसा कोई भी आदमी नहीं था जिसने आंसू ना बहाया हो। ठीक है, तो शेड का मतलब होता है, शेड टीयर्स का मतलब आंसू बहाना, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था वहाँ जिसने आंसू, उसकी मृत्यु पर उसने आंसू ना बहाया हो। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो नॉट शब्द आया है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था, ऐसा कोई भी पुरुष नहीं था, बट सेड टीयर्स एट हिज डेथ, जिसने ठीक जिसने उसकी मृत्यु पर आंसू ना बहाया हो। तो रिलेटिव प्रोनाउन में अगर हम कहें तो क्या हो जाएगा, दैट इज, ठीक, बट के स्थान पर हम लिख सकते हैं हु। अब ये पास्ट टेंस में है, हु बट सेड लिखा है, तो हु डिड नॉट, हु डिड नॉट, सॉरी यहाँ पे वॉज रहेगा, वॉज, देयर वॉज नॉट ए मैन बट शेड टीयर्स एट हिज डेथ, ठीक है। तो हु डिड नॉट शेड टीयर्स, शेड टीयर्स यानी जिसने उसकी मृत्यु पर आंसू ना बहाया हो। अगला है देयर वॉज नॉट ए वुमेन प्रेजेंट बट वेप्ट टू हियर सच न्यूज़, वहाँ पे ऐसी कोई भी महिला नहीं थी जो इस समाचार को सुनकर, ठीक है, इस समाचार को सुनकर रोई ना हो, यानी सभी महिलाओं ने जो है आंसू बहाए थे या सभी महिलाएं रोई थी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ भी बट का अर्थ जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, हु डिड नॉट वीप टू हियर सच न्यूज़, हु डिड नॉट वीप टू हियर सच न्यूज़, ठीक। फिर अगला है तीसरा एग्जाम्पल, देयर वॉज नॉट ए सोल्जर बट फॉट ब्रेवली, यानी ऐसा कोई भी सिपाही नहीं था जो बहादुरी से ना लड़ा हो, यानी हर कोई बहादुरी से लड़ा था। तो यहाँ भी बट का मतलब क्या हो जाएगा, हु डिड नॉट फाइट ब्रेवली, यानी ऐसा कोई भी नहीं था जो बहादुरी से न लड़ा हो। फिर अगला है नॉर इज़ देयर ए मैन हियर, ठीक है, हाँ, नॉर इज़ देयर ए मैन हियर बट लव बाई ग्रैंडफादर, ठीक है, लव बट लव्ड माई ग्रैंडफादर होगा यहाँ पे, यानी ऐसा कोई भी आदमी नहीं था जिसको हमारे दादाजी पसंद नहीं करते थे, यानी सबको पसंद करते थे। तो यहाँ पे बट का मतलब क्या हो गया, हु डिड नॉट लव माई ग्रैंडफादर, ठीक है, यानी सबके प्यारे थे हमारे दादाजी और हमारे दादाजी को सब प्यार करते थे। एंड नॉट ए सोल्डर ऑफ द 5000 एट मैराथन बट डाइड एट द पोस्ट, एंड नॉट और ऐसा कोई भी सोल्जर नहीं था या सिपाही नहीं था, यानी 5000 सिपाहियों में से ऐसा कोई भी सिपाही नहीं था मैराथन में, बट डाइड एट पोस्ट, जो पोस्ट तक ना पहुंचा हो, ठीक है, हाँ, डाइड का मतलब पहुंच जाना, अंत तक, छोर तक पहुंच जाना, ठीक, पोस्ट, हाँ, डाइड का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, आप मृत्यु से भी लगा सकते हैं इसका सेंस। तो इस तरह से ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो इसका अर्थ यही निकलेगा। फिर अगला है चौथा हमारा, द क्लाउज बिगिंस विथ इज, द बिगिंस विथ एज, द क्लाउज बिगिंस विथ एज, यानी एज से शुरू होने वाला क्लाउज इज एन एडजेक्टिव क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज होता है। एज इज यूज्ड इन केस एज रिलेटिव प्रोनाउन, एज का प्रयोग इस केस में रिलेटिव प्रोनाउन की तरह किया जाता है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन जैसे ही किया जाता है, जहाँ पर इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जैसे या उसी के समान, उसी के समान, ठीक है, जैसे या उसी के समान। तो क्या लिखा है, ही वांट्स द सेम काइंड ऑफ मोबाइल सेट एज ही हैज़ लॉस्ट, वह उसी तरह की मोबाइल चाहता है जैसे उसने खो दिया। तो ही वांट्स द सेम काइंड ऑफ मोबाइल सेट, ठीक है, उसको उसी तरह की मोबाइल चाहिए। अब यहाँ पे एज जो शब्द आया है वह मोबाइल सेट के लिए आया है और मोबाइल सेट के स्थान पर प्रयोग हुआ है, यानी इसके लिए ही प्रयोग हुआ है। तो एज ही हैज़ लॉस्ट क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया, और ये एडजेक्टिव क्लाउज भी कहलाएगा। तो एज का मतलब प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह, ठीक है, उसी के समान, यानी वैसे ही। फिर इट वॉज सच ए साइट एज आई हैड एवर सीन बिफोर, ठीक है, आई हैड नेवर सीन बिफोर, इट वॉज सच ए साइट, यह ऐसा दृश्य है जिसको मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो यहाँ पे जो एज शब्द आया है, ठीक है, जिसके लिए आया है, तो साइट के लिए आया है, यहाँ पे साइट के लिए, ठीक। तो इस तरह से आपको जो है पहचानना है। फिर दिस इज़ द सेम बुक एज माइन,
यह मेरे समान ही पुस्तक है, तो एज माइन सबॉर्डिनेट क्लाउज है या इसे एडजेक्टिव क्लाउज कहेंगे। एज आई हैड नेवर सीन बिफोर, ये जो है एडजेक्टिव क्लाउज है। फिर अगला है इट वॉज सच ए डे एज ही हैज़ रेयरली सीन इन मुंबई। ठीक है, यह उस प्रकार मतलब यह ऐसा दिन होता है जिसको मुंबई में बड़ी कठिनाई से या कभी कभी ही देखा जा सकता है, यानी कभी कभी उसने देखा होगा, कभी ही या कभी देखा होगा, या ऐसा दिन होता था कि जैसा उसने मुंबई में कभी देखा होगा, यानी बमुश्किल देखा होगा, ठीक, या देखा है। तो इस तरह से जो एज ही हैज़ रेयरली सीन इन मुंबई ये एडजेक्टिव क्लाउज है और एज डे को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक, यू सा द सेम प्लेस एज वी सा लास्ट ईयर, तुमने उसी स्थान को देखा था। ठीक, यू सा द सेम प्लेस, तुम उसी स्थान पर गए थे या देखा था, एज वी सा लास्ट ईयर, जिस स्थान पर हम पिछले साल गए थे। ठीक है, तो एज किसके लिए आया है, प्लेस के लिए, तो ये इसमें हर जगह जो है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में ही यूज़ किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है पांचवा हमारा, समटाइम्स दैन इज़ यूज्ड एज प्रीपोजिशन इन एडजेक्टिव क्लाउजेस बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन, कभी कभी दैन का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन में, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एडजेक्टिव क्लाउज में प्रीपोजिशन के रूप में किया जाता है। तो समटाइम्स यानी दैन का प्रयोग जो है कभी कभी प्रीपोजिशन के रूप में होता है, कहाँ पर, एडजेक्टिव क्लाउज में। ठीक है, और किसके पहले, तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले। तो कैसे, रिलेटिव प्रोनाउन कौन है, जैसे हु हो गया, हुम हो गया, ठीक है, तो व्हिच हो गया, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं और इनके पहले दैन का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में होता है। तो दे इलेक्टेड आदित्य दैन हुम नो बेटर बॉय एवर वेंट टू स्कूल। ठीक है, उन्होंने आदित्य को चुना क्योंकि उससे अच्छा लड़का कोई भी स्कूल हमेशा नहीं आता था। तो यहाँ पे जो दैन शब्द आया है, ठीक, वह प्रीपोजिशन के रूप में आया है और हुम के पहले लगा हुआ है। तो दैन हुम नो बेटर बॉय एवर वेंट टू स्कूल, यही क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लाउज हो गया। चलिए, ही विल फॉलो गांधी जी, ही विल फॉलो गांधी जी, वह गांधी जी का अनुयायी बनेगा। दैन हुम इंडिया, ठीक है, न्यू नो बेटर लीडर, यहाँ पे KNEW होगा। ठीक, दैन हुम इंडिया न्यू नो बेटर लीडर, तो वह गांधी जी का अनुयायी बनेगा जिसको माना जाता है, गांधी जी को माना जाता है, जिनको माना जाता है कि उनसे बढ़िया भारत में कोई नेता नहीं था। ठीक, तो इस तरह से दैन हुम इंडिया न्यू बेटर, ठीक है, लीडर, तो ये एडजेक्टिव क्लाउज है, KNEW होगा यहाँ पे। फिर वी केम टू ए स्पॉट दैन विच माई आइज हैव सेल्डम सीन ए लवलियर। तो वी केम टू स्पॉट, स्पॉट का मतलब होता है स्थान। ठीक है, वी केम टू स्पॉट, हम एक स्थान पर आए, दैन विच माई आइज हैव ए सेल्डम सीन ए लवलियर, जिसको मेरी आँखों ने इस तरह की सुंदरतम दृश्य को कभी कभी देखा। तो यहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए आया, स्पॉट के लिए, और दैन का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में हुआ है। यहाँ भी हुम किसके लिए आया है, गांधी जी के लिए, दैन का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में हुआ है। यहाँ पे हुम शब्द आया है किसके लिए, आदित्य के लिए, तो दैन का प्रयोग जो है प्रीपोजिशन के रूप में हुआ। एक और एग्जाम्पल, इट वाज ए डीड, यहाँ पे डीड ए होगा, इट वाज ए डीड दैन विच नो नॉबलर वॉज एवर डन। इट वॉज ए डीड मतलब यह एक ऐसा कर्म था, दैन विच नो नॉबलर वॉज एवर डन, जिसको कभी भी जो है किसी नोबलर अर्थात अच्छे व्यक्ति ने किया हो। तो यहाँ पे जो डीड शब्द आया है, व्हिच उसी को क्वालिफाई कर रहा है, डीड को ही, और डीड क्या है, नाउन है, और दैन का प्रयोग किसके रूप में हुआ है, प्रीपोजिशन के रूप में हुआ है, व्हिच रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस जो है दैन का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में सीखा। चलिए, आज का अंतिम रूल है हमारा, इन्फिनिटिव विथ टू इज यूज्ड एज एडजेक्टिव क्लाउज। इन्फिनिटिव विथ टू
का प्रयोग जो है एडजेक्टिव क्लाउज के रूप में किया जाता है। ठीक, इन्फिनेटिव विथ टू का प्रयोग एडजेक्टिव क्लाउज के रूप में किया जाता है। कैसे? तो गिव मी सम फूड विच आई मे ईट, गिव मी सम फूड विच आई मे ईट, मुझे कुछ खाना दो जिससे मैं खा सकूं। तो यहाँ पे which शब्द आया है, which के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, गिव मी सम फूड टू ईट, मतलब यहाँ पे which में के स्थान पर हम यूज़ कर सकते हैं। ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है। ठीक है, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, गिव मी सम फूड टू ईट, मुझे भोजन के लिए कुछ, यानी मुझे खाने के लिए कुछ भोजन दो। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। विच आई मे ईट के स्थान पर टू ईट का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, फिर अगला है द डॉक्टर हैज़ गिवन हर मेडिसिन विच सी मस्ट टेक। तो द डॉक्टर हैज़ गिवन हर मेडिसिन, डॉक्टर ने उसे मेडिसिन दिया, विच सी मस्ट टेक, जिसे उसे खाना होगा। तो यहाँ पे मेडिसिन टू टेक कर सकते हैं, विच सी मस्ट टेक के स्थान पर टू टेक कर दें, टू टेक। यही है इन्फिनेटिव विथ टू, इसी को बोलते हैं इन्फिनेटिव विथ टू। ठीक है, फिर अगला है ही हैज़ वर्क विच ही मस्ट डू, यहाँ पे ही हैज़ वर्क होगा, ही हैज़ वर्क विच यू मस्ट टू डू, यहाँ पे ही होगा। तो ही हैज़ वर्क विच ही मस्ट डू। तो यहाँ पे अगर हम इसको करेक्ट कर लें, सेंटेंस करेक्ट कर लेते हैं पहले। तो ये जो अगला एग्जांपल है हमारा, ही हैज़ वर्क विच ही हैज़ मस्ट टू डू, तो यहाँ पे ही केवल होगा, ही मस्ट डू। तो अगर हम ही हैज़ वर्क विच ही मस्ट डू के स्थान पर टू का प्रयोग कर दें तो ही हैज़ वर्क टू डू, ही हैज़ वर्क टू डू। ठीक है, टू डू हो जाएगा। फिर अगला एग्जांपल है आई हैव नो शर्ट्स विच आई कैन वियर। तो आई हैव नो शर्ट्स विच आई कैन वियर, तो यहाँ पे विच आई कैन वियर को हम दूसरे फॉर्म में भी ले जा सकते हैं, तो आई हैव नो शर्ट्स टू वियर, ऐसे भी कर सकते हैं। हालांकि ये भी सेंटेंस सही है, गलत नहीं है। ठीक है, इन्फिनेटिव टू का प्रयोग जो है हम एडजेक्टिव क्लाउज के रूप में भी कर सकते हैं। माई मदर गेव मी ए 2 रूपी कॉइन्स, मेरी माता ने मुझे 2 रुपये का एक सिक्का दिया, विच आई माइट पुट इन माई मनी बॉक्स, जिसे मुझे जो है मेरे मनी बॉक्स अर्थात गुल्लक में रखना था। तो यहाँ जो यूज़ किया गया है विच आई माइट पुट इन माई मनी बॉक्स, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, टू का प्रयोग कर सकते हैं। तो माई मदर गेव मी ए 2 रूपी कॉइन्स टू पुट इन माई मनी बॉक्स, तो विच आई माइट पुट की जगह पर टू पुट इन माई मनी बॉक्स हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है मोर अबाउट एडजेक्टिव क्लाउज के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और अगली हमारी जो क्लास होगी वह मोर अबाउट एडवर्ब क्लाउजेस के बारे में होगी। ठीक, और थोड़ा सा टाइप करने में मिस्टेक हो जाता है, और आप लोगों के लिए हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं। आप वीडियो पर जो मतलब चैनल पर नए हैं, वीडियो पर नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी आपको प्रोवाइड कराना हो वो हम प्रोवाइड करा दें। ठीक है, और आप इसका पूरी तरह से अच्छे तरह से लाभ ले पाएँ। तो आज के लिए आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।